हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फोटो केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। फोटो केमिस्ट्री में हमने एब्जॉर्प्शन लॉ स्टडी किए थे, जिसमें मैंने आपको एक लॉ कंप्लीट करा दिया है, लैम्बर्ट लॉ। आज हम बियर्ड लॉ पढ़ेंगे। देखो, लैम्बर्ट लॉ जो था उसने तो पाथ लेंथ के साथ इंटेंसिटी में क्या चेंजेस आए थे वो स्टडी किया था। क्लियर? फिर बियर्ड ने ये देखा कि यदि पाथ लेंथ के साथ साथ हम इनकी पाथ लेंथ को कांस्टेंट करते हुए यदि हम इनकी कंसंट्रेशंस में चेंजेस किए जाएं, जो एब्जॉर्प्शन मीडियम है उसकी कंसंट्रेशंस में चेंजेस किए जाएं, तो क्या चेंजेस आएंगे वो स्टडी किया। क्लियर? मीन्स बियर्ड जो रिलेशनशिप है वो किस किस के बीच में है? इंटेंसिटी चेंज और कंसंट्रेशन चेंज। इंटेंसिटी में चेंजेस और कंसंट्रेशंस में चेंजेस के बीच में स्टडी किया। क्या कहा? इस लॉ के अकॉर्डिंग जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी एब्जॉर्प्शन मीडियम में डालते हैं तो इस लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट रेट कंसंट्रेशंस के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे। क्या कहा? जब हम किसी होमोजीनियस मिक्सचर के ऊपर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराया जाता है तो इस लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट, कंसंट्रेशंस के साथ जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के। क्लियर? तो बियर्ड लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट pass through a homogeneous absorption solution, then the decrement of of light intensity with concentration of solution is directly proportional to the intensity of इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन? लाइट की इंटेंसिटी में कंसंट्रेशंस के साथ जो डिक्रीमेंट रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, डिक्रीमेंट किसके साथ देख रहे हैं हम? कंसंट्रेशंस के। कंसंट्रेशंस को हम C से डिनोट करें तो यदि उसकी कंसंट्रेशंस में कितना चेंजेस हुआ? DC चेंजेस हुआ तो उसकी इंटेंसिटी में चेंजेस कितना हुआ? DI। तो इंटेंसिटी में चेंजेस किसके साथ देखेंगे? लाइट कंसंट्रेशंस के साथ। किसके साथ देखेंगे? कंसंट्रेशंस के साथ। और डिक्रीमेंट है इसलिए साइन कैसा लगाएंगे? माइनस। यहाँ तक की चीज़ें तो हमने लैम्बर्ट लॉ में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे किसके साथ चेंजेस देख रहे थे? पाथ लेंथ के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया था? DL। पाथ लेंथ को हमने L से डिनोट किया था, यहाँ हमने मीडियम की कंसंट्रेशंस को C से डिनोट किया है। तो यदि कंसंट्रेशंस में DC चेंजेस हुए तो इंटेंसिटी में DI चेंजेस हुए। तो इंटेंसिटी में चेंजेस रेशो क्या हो गया? DI अपॉन DC।
कैसा होगा, डिक्रीमेंट हो रहा है इसलिए माइनस साइन लगा है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के, आई नोट के। ये लो क्या कहलाता है, बीयर लो। हमने लैम्बर्ट लॉ में ये कहा था कि जब भी हम कंप्लीट चेंजेस देखेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर, यहां पे मैं डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन नहीं बता रही हूं, हमने एक log आई नोट अपॉन आई टी वर्सेस एल के बीच में रिलेशन देखा था, और हमने इस log आई नोट अपॉन आई टी को जो है वो एब्जॉर्प्शन कहा था। क्या कहा था, एब्जॉर्बिटी कहा था। log आई नोट अपॉन आई टी, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ए एब्जॉर्बिटी से रिप्रेजेंट किया था, और ये वैल्यू हमें क्या मिली थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मिली थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मिली थी। तो हमने क्या रिलेशन बताया था, log का रिलेशन देखा था, वही log के रिलेशन से हमें क्या निकाला, ए absorbance of medium, absorbance of medium डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होती है। ये रिलेशन हमने वहां भी निकाला था। यहाँ पे आप जब इस इक्वेशंस का डी आई अपॉन डी सी का किसके रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन करते तो क्या करते, वेरिएबल्स को चेंज करते, इसका इंटीग्रेशन लेते, आई नोट से कहाँ चेंज हुआ है, आई टी तक, ये कहाँ से, 0 से C तक। भाई कंप्लीट चेंजेस देखते तो हम ये देखते क्या आ जाती, ये हमें पता है माइनस log आई टी अपॉन आई नोट, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, dx अपॉन x का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, log x, और उसमें लिमिट लगाते हैं तो हम अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, यही तो लिखते हैं log की फॉर्म में, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। ये किसके इक्वल आ गया, k डैश c के। क्लियर, dc का इंटीग्रेशन क्या होगा, c, और क्या हो गया ये c। इस इक्वेशंस को मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ क्या, log आई नोट अपॉन आई टी। भाई यहाँ पे माइनस साइन है तो जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया, आई नोट अपॉन आई टी, इस वैल्यू को रिवर्स किया तो बाहर एक माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। किसके इक्वल होगा, के डैश सी। ये क्या था आपका, ये रहा ए। एब्जॉर्बेंस बोला था हमने मीडियम का, log आई नोट अपॉन आई टी, तो ये क्या है, ए। ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, सी के। मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशंस के। किसका लो है ये, बियर्ड लो। और मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ की। किसका था वो, लैम्बर्ट लो का। क्लियर, तो बियर्ड लो के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट बनेगा, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी पाथ में से एब्जॉर्प्शन मीडियम में से पास कराई जाती है तो इस लाइट, तो जो इस मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशंस के। व्हेन मोनोक्रोमेटिक light pass through a absorption medium, solution medium जो आपकी इच्छा हो, then
the absorption of medium, the absorbance, then the absorbance of medium is directly proportional to the concentration of solution या मीडियम. यहाँ मीडियम यूज़ किया है तो यहाँ पे भी मीडियम यूज़ करोगे. मीडियम की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? मीडियम की एब्जॉर्बेंस. एब्जॉर्बेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं सी. के क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन से दिखाएंगे आगे. क्लियर? ये था बियर्ड लॉ. अब देखो हम बात कर रहे हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ. एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं तो ये दोनों लॉ जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? लैम्बर्ट लॉ. और बियर्ड लॉ. लैम्बर्ट लॉ ने क्या कहा था कि मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ की. यही था. और बियर्ड ने क्या कहा था कि मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीडियम की कंसंट्रेशंस की. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम. मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम. क्लियर? इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं और उस कांस्टेंट को कहा जाता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट. ये क्या कहलाएगा? मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट एप्सिलॉन. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ, द when monochromatic light is passed through a homogeneous solution, then the absorbance of medium या solution is directly proportional to the concentration of medium या concentration of solution. And path length of medium solution. क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? बियर्ड लैम्बर्ट लॉ.
इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट काम में लेंगे, तो वो क्या था, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है वो हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब पाथ लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर और जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये भी क्या हो 1 cc, उस टाइम हमारी जो मीडियम की जो एब्जॉर्बेंस होती है वो क्या कहलाती है, मोलर कोफिशिएंट कहलाती है, मोलर कोफिशिएंट कहलाती है। क्लियर? जब पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन जो है वो 1 cc हो। 1 cc का मतलब क्या है, 1 ग्राम मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हो, उस केस में सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस जो है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाती है। क्लियर? ए और टी का रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। ए और टी का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी 1/t, रेसिप्रोकल होती है। टी क्या है, ट्रांसमिटेंस। टी क्या है, ट्रांसमिटेंस। क्लियर? ये था बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। अब इस बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ की कुछ कमियां रह गई। देखो हम बार बार क्या कह रहे हैं, ये लॉ किस पे फॉलो होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तो ही फॉलो होगा। यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगी तो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होगा। मीन्स हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। क्या कहा, ओनली फॉलो मोनोक्रोमेटिक लाइट। यदि पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती तो ये बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होगा। बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ कब होगा, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट ही हम यूज करेंगे। ठीक है? दूसरी बात, ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे अप्लाई किया जाता है। जब कंसंट्रेशंस बहुत ज़्यादा होगी तो भी बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होगा या बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ से वेरिएशन आएगा। इट डज नॉट फॉलो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या इट शो वेरिएशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट शो वेरिएशन इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब कंसंट्रेशंस बहुत ही डाइल्यूट हो, इट अप्लाई ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये किस पे अप्लाई होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे। यदि सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ में वेरिएशन आएगा। थर्ड बात, क्योंकि तभी तो हमने कहा थर्ड, इट डज नॉट फॉलो हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हमने उस लाइन में क्या कहा था कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन, मीन्स हमने दो चीज़ें वहाँ फिक्स की थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तो ही फॉलो होगा और होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा तो ही फॉलो होगा। इट
अप्लाई होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा तो ही ये अप्लाई होगा। अगली बात, यदि सॉल्यूशंस में, क्योंकि ये कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए की वैल्यू जो है वो हमने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मीन्स कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करती है। तो यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट हुआ है ना, हम सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और वहां पे हमने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है। कहाँ पे, जब इलेक्ट्रोलाइट होता है, मीन्स इसका आयनाइजेशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए, तीनों ही कंडीशंस में बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होगा। क्या कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो उसके डेफिनेट है कि उसको पानी में डिसोल्व करेंगे, उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो आयनाइज्ड होगा। क्लियर, एसोसिएशन भी हो सकता है, डिसोसिएशन भी हो सकता है। उस केस में ये बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होगा। तो क्या कहा, इट डज नॉट फॉलो व्हेन ionization dissociation and association इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में आयनाइजेशन हो, एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो तो बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होता है। और एक बात कि बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो केवल कलर्ड सॉल्यूशंस पे ही फॉलो होता है। क्यों, क्योंकि बियर लैम्बर्ट लॉ में हमने कौन सी लाइट यूज़ की, यूवी रेडिएशंस। बियर लैम्बर्ट लॉ में हमने कौन सी लाइट यूज़ की, यूवी रेडिएशंस, यूवी विजिबल रेडिएशंस यूज की। इसलिए ये कौन से सॉल्यूशंस पे फॉलो होगा, कलर्ड सॉल्यूशंस पे ही फॉलो होगा। बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो ओनली कलर्ड सॉल्यूशंस, केवल ये कलर्ड सॉल्यूशंस पे ही फॉलो होगा। आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल्स करोगे, है ना, कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करोगे अननोन सॉल्यूशंस की, किसका यूज़ करते हुए, कलरीमेट्री का यूज़ करते हुए। कलरीमेट्री कौन से सिद्धांत पे काम करता है, बियर लैम्बर्ट लॉ पे काम करता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशंस बढ़ेगी कलर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और आपकी कलर इंटेंसिटी बढ़ रही है मीन्स जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी ए की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। आपकी जो रीडिंग निकालोगे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको एक सीरीज बनानी होती है और एक आपको अननोन सॉल्यूशन दिया जाता है। तो उस सीरीज से आप किस किस के बीच में ग्राफ खींचते हो, ए और सी, यहाँ कंसंट्रेशन और यहाँ पे ए के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। और आप क्या करते हो कि जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है ए की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब मान लो आपका जो अननोन था उसकी हमें कंसंट्रेशन पता ही नहीं, हमें तो उसकी एब्जॉर्बेंस तो हम उस कलरीमेट्री का यूज़ करते हुए निकाल लेंगे। तो उसकी एब्जॉर्बेंस मान लो इस पॉइंट पे आ रही है, तो अब हमें इसकी कंसंट्रेशंस पता करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन खींच के ये वाला पॉइंट पता कर लेंगे। ये क्या है, कंसंट्रेशंस। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन भी पता हो जाती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप इसी बीएससी थर्ड ईयर में करते हो। तो जो कलरीमेट्री पे जो आप
एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो कौन से लॉ पे फॉलो हो रहे हैं, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ पे। इसमें आप जितने भी करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, इनकी कंसंट्रेशंस निकालते हो, ये सब के सब कैसे होते हैं, कलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कलर्ड सॉल्यूशंस पे अप्लाई कर रहे हैं। लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि वहाँ पे आप सेलेक्टर यूज करते हो, है ना, इतने से इतने के बीच में लाइट कलर वहाँ पे सेट होते हैं कि ऐसे कलर है तो आप ये फिल्टर लगाओगे, ऐसे कलर का है तो ये फिल्टर लगाओगे। मीन्स वहाँ पे आपने लाइट को क्या कर दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पाथ लेंथ भी आपका फिक्स ही होता है, क्यूबेट जो आप एक बार लेते हो हर बार वही क्यूबेट लेते हो। मीन्स पाथ लेंथ भी आपका फिक्स हो गया। तो पाथ लेंथ फिक्स हो गया तो आप कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सी के। मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, जितने भी सॉल्यूशंस बने थे होमोजीनियस थे, कलर्ड सॉल्यूशंस थे और कंसंट्रेशंस बहुत ही कम होती है, m/200, m/400, m/600, इस तरीके से आप सॉल्यूशंस बनाते हो तो कंसंट्रेशन भी बहुत ही कम होती है। तभी बियर्ड लैम्बर्ट लॉ पूरी तरीके से फॉलो होता है। इनमें किसी भी तरीके का आयनाइजेशन नहीं होता सॉल्यूशन बनाते, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नहीं होता है ये, तो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ फॉलो होता है। क्लियर यहाँ तक की चीज़ें। तो आज हमने बियर्ड लॉ पढ़ा, फिर हमने बियर्ड लैम्बर्ट लॉ कंबाइन पढ़ा और फिर मैंने आप लोगों को इस बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशंस करवाई कि ये कहाँ पे फॉलो होता है और कहाँ पे फॉलो नहीं होगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फोटो केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को अभी जो पढ़ा हमने, क्योंकि फोटो केमिस्ट्री में जितनी भी प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन फिनोमिना पे होंगी, तो हमने एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ लिए। अब हम फोटो केमिस्ट्री के लॉ पढ़ेंगे दो, ग्रोथस ड्रॉपर लॉ और आइंस्टीन लॉ, किनमें केमिकल चेंज जो हो रहा है वो किसके कारण होगा, कौन सी रेडिएशंस रेस्पॉन्सिबल होती है और किस तरीके से चेंजेस होंगे, वो हम स्टडी करेंगे। दो लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।